नमस्कार। आज बात करते हैं धरती की एक बहुत बड़ी पहेली के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि अपनी पृथ्वी पानी से लबालब एक ग्रह है ना? पर फिर भी पीने लायक पानी की इतनी कमी क्यों है? ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम क्यों बन गई है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारे आज के एक्सप्लोरेशन का पहला सेक्शन है द ब्लू प्लैनेट पैराडॉक्स, मतलब नीले ग्रह का एक अजीब सा विरोधाभास। हम रहते हैं एक ब्लू प्लैनेट पर, तो सवाल ये है कि फिर इस्तेमाल करने लायक पानी इतना ज्यादा रेयर क्यों है? यही यही वो फंडामेंटल सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जिसके बारे में शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। अच्छा, तो इस पैराडॉक्स को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें अर्थ के सरफेस को देखना होगा। मतलब हमारी धरती दिखती कैसी है, ये इस पूरी पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये बार चार्ट एकदम साफ साफ दिखा रहा है अर्थ का 71% सरफेस पानी से ढका है और सिर्फ 29% जमीन है। मतलब आप सोचकर देखिए, अगर पृथ्वी एक फुटबॉल होती तो उसका लगभग 3/4 हिस्सा पानी में डूबा होता। कितना ज्यादा डोमिनेंस है पानी का। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो महासागर हैं वो एक जायंट इंजन की तरह हैं जो लगातार मॉइस्चर यानी नमी बना रहे हैं। पर हम इंसान तो रहते हैं उस 29% जमीन पर, जिसका मतलब है कि हम पूरी तरह से नेचर की उस डिलीवरी सर्विस पर डिपेंडेंट हैं जो इस नमी को समुद्र से उठाकर हम तक पहुंचाती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सतह पर पानी का होना ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक और इम्पॉर्टेंट लेयर जोड़ने वाले हैं, एक ऐसा फिल्टर जो इस पहेली को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है, और वो है हमारे प्लैनेट के पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन। स्क्रीन पे ये नंबर देखिए जरा ध्यान से, 97.2%। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये है क्या, बस एक पल के लिए इस नंबर के स्केल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये 97.2%। ये है सलाइन वाटर की मात्रा। सलाइन वाटर यानी खारा पानी। जी हाँ, ये वो पानी है जो हमारे महासागरों और समुद्रों में भरा पड़ा है। इसमें घुले हुए नमक की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि बिना डिसैलिनेशन यानी नमक निकालने की प्रोसेस के ये न तो पीने के काम आ सकता है, ना ही खेती के। और ये डोनट चार्ट ये इस इम्बैलेंस को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, ये जो इतना बड़ा लगभग पूरा का पूरा नीला हिस्सा है, ये है 97.2% सेलाइन वाटर। ये सब खारा है। और वो जो छोटा सा नन्हा सा हरा टुकड़ा दिख रहा है, वो है सिर्फ 2.8%। बस इतना सा ही है फ्रेश वाटर, जिसे हम असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए कितना छोटा फ्रैक्शन है ये। तो अब हमारा पूरा फोकस होने वाला है उस छोटे से 2.8% वाले हरे टुकड़े पर। चलिए इस फ्रेश वाटर के फ्रैक्शन में थोड़ा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यही वो छोटा सा 2.8% है जो हमारी पूरी सप्लाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारा का सारा पानी हमें आसानी से मिल सकता है, रेडिली अवेलेबल है? यहीं से ये जो पानी की कमी की पहेली है वो और भी गहरी और सच कहूं तो चौंकाने वाली हो जाती है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये उस 2.8% ताजे पानी का भी ब्रेकडाउन दिखाती है। अब देखिए, इसमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब करीब 68.7% तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, मतलब सॉलिड बर्फ बना हुआ है। फिर 30.1% ग्राउंड वाटर के रूप में जमीन के नीचे छिपा है, और जो पानी हमें दिखता है नदियों झीलों में, वो 1.2% से भी कम है। ये टेबल इन आंकड़ों को और भी सिस्टमैटिकली हमारे सामने रखती है। पहली रो देखिए, ताजे पानी का सबसे बड़ा हिस्सा 68.7% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में बेसिकली फ्रोजन है, ठोस स्टेट में बंद है। दूसरी रो, इसके बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है 30.1%, वो है ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे छिपा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो पानी जो हमें असल में अपनी आंखों से दिखता है झीलों और नदियों में, वो तो सबसे आखिरी, सबसे छोटी कैटेगरी है। तो यहाँ का की टेक अवे क्या है? वो ये है कि जो पानी हम झीलों और नदियों में इतनी आसानी से देखते हैं ना, वो असल में पृथ्वी के टोटल पानी के एक छोटे से फ्रैक्शन का भी एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है। मतलब स्टैटिस्टिकली ये एक फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पानी की ये हालत है तो फिर हम तक पहुंचता कैसे है? तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर जो हमें इस पहेली का सल्यूशन देगा। एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं नेचर्स वाटर सुपर हाईवे। तो अब सवाल बिल्कुल साफ है,
अगर ज्यादातर पानी समुद्र में खारा है और ज्यादातर ताजा पानी जमीन पर बर्फ बना हुआ है, तो फिर यह हम तक ताजी लिक्विड बारिश के रूप में पहुंचता कैसे है? नेचर इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है नेचुरल डिस्टिलेशन और ट्रांसपोर्टेशन के एक ब्रिलियंट प्रोसेस में। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सूरज समुद्र को गर्म करता है। स्टेप 2, प्योर पानी H2O भाप बनकर एवेपोरेट होता है। स्टेप 3, और ये सबसे क्रूशल है, नमक और बाकी सारी इम्प्योरिटीज वो सब पीछे समुद्र में ही रह जाती हैं। और स्टेप 4, हमारा एटमॉस्फेयर इस ताजे शुद्ध पानी को जमीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, जहां ये बारिश बनकर गिरता है। और सोर्स का ये कोट इस पूरी बात को बहुत ही पावरफुली समराइज करता है। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ सुपर हाईवे टू ट्रांसपोर्ट फ्रेश वाटर ओवर द लैंड। मतलब हमारा वायुमंडल जमीन पर ताजा पानी पहुंचाने के लिए एक सुपर हाईवे का काम करता है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, अगर ये एटमॉस्फेरिक हाईवे लाइफ के लिए इतना ज्यादा वाइटल है, तो ये असल में बना किस चीज से है? और यही सवाल हमें सीधे लेकर जाता है ह्यूमिडिटी यानी नमी के फैसिनेटिंग टॉपिक पर, जिसकी बात शायद फिर कभी करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि 30 डिग्री सेल्सियस का एक दिन बहुत ही अच्छा और गर्म लगता है, लेकिन ठीक उतना ही 30 डिग्री का कोई दूसरा दिन एकदम चिपचिपा और उमस भरा क्यों महसूस होता है? इसका जवाब मौसम विज्ञान के सबसे बेसिक लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले एक कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है, ह्यूमिडिटी। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि ये असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। जरा सोचिए कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो अदृश्य हाईवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये हाईवे लगातार चलते रहते हैं और जमीन पर जीवन के लिए एक बहुत जरूरी चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताजा पानी। लेकिन ये पानी पैक और शिप होता कैसे है? खैर, उसे समझने के लिए हमें पहले उस कार्गो को समझना होगा जिसे ये हाईवे लेकर चलते हैं, और वो कार्गो है ह्यूमिडिटी। असल में यही वो तरीका है जिससे महासागर अपना ताजा पानी महाद्वीपों तक भेजते हैं। तो इसे पूरी तरह समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि ये अदृश्य कार्गो आखिर है क्या। फिर हम उन दो अलग अलग तरीकों को जानेंगे जिनसे मौसम वैज्ञानिक इसे नापते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद हम उस फंडामेंटल नियम को समझेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, तापमान का रोल। और आखिर में हम देखेंगे कि इस साइंस का असली दुनिया पर क्या असर होता है, मतलब बादल बनने से लेकर उन टूल्स तक जिनसे हम इसे मापते हैं। तो इस सब के आखिर तक ह्यूमिडिटी कैसे काम करती है, इसकी एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने होगी। तो चलिए सीधा पहले सवाल पर आते हैं, ये ह्यूमिडिटी आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ह्यूमिडिटी हवा में मौजूद वाटर वेपर, मतलब पानी के गैस वाले रूप की मात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमेशा हर वक्त वहां मौजूद होती है। और ये बहुत जरूरी है। ये अदृश्य वाटर वेपर हमारे मौसम के सिस्टम को चलाने वाला ईंधन है। ये वो छुपी हुई एनर्जी है जो रिलीज होने पर बड़े बड़े बादल, गरज के साथ तूफान और मूसलाधार बारिश पैदा कर सकती है। अगर ह्यूमिडिटी ना हो तो मौसम बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। लेकिन यहां से मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। देखिए, विज्ञान के लिए सिर्फ ये कह देना कि हवा में बहुत या कम ह्यूमिडिटी है काफी नहीं होता। मौसम को सच में समझने के लिए मौसम वैज्ञानिकों को इसे दो बहुत अलग तरीकों से मापना पड़ता है, और इन दो मापों के बीच का जो फर्क है उसे समझना ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को अनलॉक करने की चाबी है। तो एक तरफ है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसे ऐसे सोचें जैसे हवा का एक टुकड़ा लिया और उसमें मौजूद पानी की असली मात्रा का वजन कर लिया। ये एक्चुअल वेट का एक सीधा साधा माप है। वहीं दूसरी तरफ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये बकेट कॉन्सेप्ट की तरह है। ये हमें ये नहीं बताता कि कितना पानी है, बल्कि ये बताता है कि हवा की बाल्टी अपनी पूरी कैपेसिटी के मुकाबले कितनी भरी हुई है। ये एक ही चीज को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर। सोचिए कि आपने एक अदृश्य बॉक्स में ठीक 1 क्यूबिक मीटर हवा को पकड़ लिया। अब अगर किसी जादुई तरीके से उस बॉक्स से वाटर वेपर के हर एक मॉलिक्यूल को निकालकर उसका वजन किया जाए, तो वो जो वजन होगा, जिसे आमतौर पर ग्राम में मापा जाता है, वही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये बस हवा के उस वॉल्यूम में मौजूद पानी की कुल मात्रा का एक सिंपल सीधा सा माप है, एक ठोस नंबर x ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, बिल्कुल सीधा। तो अब सवाल उठता है कि ठीक है, हमारे पास एक पक्का नंबर है, हमें और किसी चीज की जरूरत क्यों है? खैर, यहीं पर असली बात है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अकेले हमें यह नहीं बता सकती कि मौसम महसूस कैसा होगा,
ये भी नहीं बता सकती कि कोहरा बनेगा या बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये मौसम की पहेली के सबसे जरूरी हिस्से को नजरअंदाज कर देती है, हवा की पानी रखने की कैपेसिटी। ये जानना कि कितना पानी है तब तक ज्यादा काम का नहीं है, जब तक हमें ये ना पता हो कि हवा में कितना पानी हो सकता है। और यहीं से हम ह्यूमिडिटी को मापने के दूसरे और कहीं ज्यादा जाने पहचाने तरीके पर आते हैं। एक ऐसा तरीका जो उस कैपेसिटी वाली बात को ध्यान में रखता है। ये है वो बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट जिसका हमने पहले जिक्र किया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये वो प्रतिशत है जो हम अपने वेदर ऐप पर देखते हैं, 50%, 70%, 90%। ये नंबर हमें बस ये बता रहा है कि हवा की बाल्टी कितनी भरी हुई है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है तो इसका मतलब है कि हवा में उसके मौजूदा तापमान पर जितना ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर आ सकता है उसका आधा है। अगर ये 100% है तो बाल्टी पूरी तरह से भरी हुई है और अब उसमें और पानी नहीं समा सकता। ये असली वजन का नहीं बल्कि कितना भरा हुआ है इसका माप है। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली खड़ी करता है। ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है जहां हवा में पानी की असली मात्रा मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बहुत कम हो लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए 95%। हवा उमस भरी और बारिश के कगार पर कैसे महसूस हो सकती है जबकि असल में उसमें उतना पानी है ही नहीं? इस सवाल का जवाब ही सब कुछ है। उस पहेली का जवाब वायुमंडलीय भौतिकी के सबसे जरूरी नियम में छिपा है। ये वो यूनिफाइंग प्रिंसिपल है जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आपस में जोड़ता है और बताता है कि कैसे दोनों एक ही समय पर सच हो सकते हैं। यह है द क्रिटिकल टेम्परेचर लॉ। और ये रहा वो सबसे जरूरी सिद्धांत, हवा की पानी रखने की क्षमता स्थिर नहीं होती, ये तापमान के साथ बदलती है। बस यही हर चीज की चाबी है। हवा की पानी वाली बाल्टी का साइज फिक्स नहीं होता, ये फैल या सिकुड़ सकती है और इसे कंट्रोल करने वाला एकमात्र फैक्टर है तापमान। चलिए इसे समझते हैं। इसके पीछे की फिजिक्स काफी सीधी है। गर्म हवा को ऐसे कमरे की तरह सोचिए जिसमें लोग खूब एनर्जी के साथ नाच रहे हैं। बहुत हलचल है, लोगों के बीच बहुत जगह है। ऐसे में और मेहमानों यानी पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए पार्टी में शामिल होना आसान होता है। इसलिए गर्म हवा की एक बड़ी बाल्टी होती है, मतलब पानी रखने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसके उलट ठंडी हवा एक ऐसे कमरे की तरह है जो एकदम शांत, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े लोगों से भरा है। किसी और के लिए अंदर आने की जगह बहुत कम है। इसलिए ठंडी हवा की एक छोटी बाल्टी होती है और पानी रखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। आइए देखते हैं कि ये सिकुड़ती बाल्टी का कॉन्सेप्ट असल में काम कैसे करता है। स्क्रीन पर देखिए। 30 डिग्री सेल्सियस के गर्म दिन में हवा की बाल्टी बहुत बड़ी होती है। मान लीजिए कि हमारे पास इसमें कुछ पानी है जो इसे सिर्फ 30% तक भरता है। ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। मौसम सूखा महसूस होता है क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं उस बाल्टी में और पानी के लिए बहुत सारी खाली जगह है। अब देखिए क्या होता है जब हवा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, बाल्टी खुद ही सिकुड़ गई है। और ये सबसे जरूरी हिस्सा है, हमने हवा में पानी का एक भी नया मॉलिक्यूल नहीं डाला है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बिल्कुल उतनी ही है, लेकिन क्योंकि बाल्टी छोटी हो गई है, पानी की वही मात्रा अब उसे 50% तक भर देती है। हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिना पानी डाले ही 30% से 50% तक पहुंच गई। और आखिर में जैसे ही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, बाल्टी बहुत ही छोटी हो जाती है। अब पानी की वही पुरानी मात्रा उसे पूरी तरह ऊपर तक भर देती है। हम 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर पहुंच गए हैं। हवा अब सैचुरेटेड है। जरा इस बारे में सोचिए। हम सिर्फ हवा को ठंडा करके 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक पहुंच गए, सूखी हवा से पूरी तरह संतृप्त हवा तक। और पानी की असली मात्रा कभी नहीं बदली। तो हमने तापमान और बाल्टी के साइज के बारे में ये जरूरी नियम तो समझ लिया, लेकिन असली दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है? जब कोई बाल्टी भर जाती है और छलकने लगती है तो उसका नतीजा क्या होता है और हम असल में इसे मापते कैसे हैं? यहीं पर मौसम का असली जादू होता है। एक गरम, नम हवा को एक बहुत बड़े पानी सोखने वाले स्पंज की तरह सोचिए जो पानी से लबालब भरा है। अब जैसा कि हमने सीखा, जैसे ही ये हवा ठंडी होती है, मान लीजिए किसी पहाड़ पर चढ़कर या ठंडी हवा से मिलकर, वो स्पंज सिकुड़ने लगता है। जैसे जैसे वो सिकुड़ता है, वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां वो अपने अंदर सोखे हुए सारे पानी को नहीं रख पाता। उसे वो फालतू पानी निचोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उसी निचोड़ने की प्रक्रिया को हम कॉन्डेंसेशन कहते हैं। इसी तरह अदृश्य वाटर वेपर हमें दिखने लगता है,
जिससे बादल, कोहरा और घास पर ओस बनती है। और इस सब को मापने के लिए असली वजन से लेकर भरेपन के प्रतिशत तक वैज्ञानिक एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जिसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं। कुछ में इंसान के बाल का इस्तेमाल होता है जो नमी के साथ फैलता और सिकुड़ता है, तो कुछ में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं। लेकिन उन सब का एक ही काम है, हमें ये बताना कि हमारे चारों ओर की हवा में कितना पानी है। तो संक्षेप में कहें तो अब हम कार्गो को समझते हैं जो कि ह्यूमिडिटी है, और हम उस जरूरी नियम को भी समझते हैं कि तापमान ये कंट्रोल करता है कि हवा कितना कार्गो ले जा सकती है। लेकिन अभी भी एक आखिरी टुकड़ा बाकी है। इंजन क्या है? वो कौन सी चीज है जो इतनी ज्यादा नम हवा को पूरी पृथ्वी पर घुमाती है? वो कौन सी शक्ति है जो इस पानी को महासागरों से उठाकर हजारों किलोमीटर दूर जमीन तक ले जाती है ताकि वो अपना जीवन देने वाला कार्गो पहुंचा सके? ये वो सवाल है जिसे हम अपनी अगली पड़ताल में जानेंगे। कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट के मौसम को असल में चलाता कौन है? ये जो तूफान है, बारिश है, बादल है, इन सब के पीछे ना एक बहुत बड़ा छिपा हुआ इंजन काम कर रहा है। आज हम इसी अदृश्य इंजन के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये छिपा हुआ इंजन आखिर है क्या और काम कैसे करता है? असल में ये एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो सूरज से एनर्जी लेती है और फिर उसे पूरी दुनिया में मौसम बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है, राइट? पानी को भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि समंदर का पानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए कुदरत को एक बहुत ही पावरफुल पंप की जरूरत पड़ती है। जरा अंदाजा लगाइए, हर रोज अरबों खरबों टन पानी को एटमॉस्फेयर में ऊपर उठाने के लिए कितनी ज्यादा ताकत रखती होगी। और जानते हैं, यही पावरफुल पंप है वाटर साइकिल। अब इसे सिर्फ एक गोल चक्कर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये हमारे प्लैनेट का सर्कुलेटरी सिस्टम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून हर हिस्से तक लाइफ पहुंचाता है, ठीक उसी तरह वाटर साइकिल पानी को धरती के कोने कोने में पहुंचाकर जीवन को मुमकिन बनाता है। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को शुरू करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पानी का ऊपर उठना, यानी असेंट। सीधी सी बात है, अगर पानी ऊपर ही नहीं उठेगा तो ये साइकिल शुरू कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो हाँ, सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है और इस कमाल की प्रक्रिया का नाम है इवैपोरेशन। इसमें होता क्या है कि लिक्विड पानी जिसे हम देख सकते हैं वो वाटर वेपर में बदल जाता है। और वाटर वेपर क्या है? एक ऐसी गैस जो पूरी तरह से इनविजिबल है, अदृश्य। ये गैस इतनी हल्की हो जाती है कि ग्रेविटी को भी मात देकर आराम से आसमान की तरफ उठने लगती है। ये बिल्कुल हवा की तरह ही इनविजिबल होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, इसके अणु बहुत दूर दूर बिखर जाते हैं। लेकिन सुनिए, पानी का लिक्विड से गैस में बदलना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है एनर्जी। जी हाँ, इस बदलाव के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। साइंस की भाषा में इसी एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, जब पानी को उबाला जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही वो उबलने लगता है। अब आप चाहे उसे कितनी भी हीट दें, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो वो सारी एक्स्ट्रा हीट जा कहाँ रही है? वो सारी की सारी गर्मी पानी को भाप में बदलने में खर्च हो जाती है। और बस यही छिपी हुई गर्मी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सवाल ये है कि इसे लेटेंट यानी छिपा हुआ क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एनर्जी आपको थर्मोमीटर पर नजर नहीं आएगी। ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, बल्कि पानी का स्टेट बदलने में यानी लिक्विड से गैस बनाने में पूरी तरह इस्तेमाल हो जाती है। ये एनर्जी कहीं गायब नहीं होती, बल्कि उस भाप के अंदर जाकर छिप जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, सूरज की जबरदस्त एनर्जी जब समंदर की सतह से टकराती है तो वो पानी को गर्म नहीं करती, बल्कि पानी के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाले बॉन्ड्स को तोड़ने में लग जाती है। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटते हैं, पानी लिक्विड से गैस यानी वाटर वेपर बन जाता है। और मजे की बात यह है कि वो सारी की सारी सोलर एनर्जी अब उस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कैद हो जाती है। इससे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल एक चार्ज्ड बैटरी की तरह है।
हाँ, वाटर वेपर का हर एक मॉलिक्यूल सोलर एनर्जी से चार्ज हुई एक छोटी सी बैटरी है जो अब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रही है और ये एनर्जी बस सही वक्त का इंतजार कर रही है रिलीज होने के लिए। तो यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है लिक्विड वाटर, लो एनर्जी स्टेट में, वजनी, बिल्कुल एक खाली बैटरी की तरह, और दूसरी तरफ है वाटर वेपर, हाई एनर्जी स्टेट में, हल्का, इनविजिबल और पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी की तरह। अंदाजा है, सिर्फ 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो उतनी ही है जितनी 5 ग्राम चॉकलेट से मिलती है। अमेजिंग, राइट? और यही छिपी हुई एनर्जी हमारे मौसम का असली पावर हाउस है। जब ये एनर्जी से भरा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर ठंडा होता है तो ये वापस लिक्विड पानी की बूंदों में बदल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और जैसे ही ये होता है, उस बैटरी में बंद सारी की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाती है, जो बड़े बड़े तूफानों और हरिकेन्स को ताकत देती है। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं कि हम अब तक कहाँ पहुंचे। पानी सतह से ऊपर उठ चुका है, अब वो एक इनविजिबल गैस है, वो एक हाई एनर्जी स्टेट में है और वो एटमॉस्फेयर में ऊपर ठंडी हवा की तरफ बढ़ रहा है। मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। पर अब आगे क्या होगा? तो आज हमने वाटर साइकिल के इस छिपे हुए इंजन को समझा कि कैसे सूरज की एनर्जी पानी में छिपकर वाटर वेपर बन जाती है। लेकिन असली सवाल तो अब भी बाकी है। ये इनविजिबल एनर्जी से भरी गैस वापस दिखने वाले बादलों में कैसे बदलती है? और ये एनर्जी जब रिलीज होती है तो मौसम पर इसका क्या असर होता है? इस रहस्य से पर्दा हम अपने अगले विश्लेषण में उठाएंगे। अच्छा, कभी ये सोचा है कि ठंडे पानी का ग्लास जब हम रखते हैं तो उसके बाहर पानी की बूंदें आखिर कहाँ से आ जाती हैं? या फिर सुबह सुबह घास पर ओस कैसे जम जाती है? असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। और आज हम इसी साइंस के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। हम पानी की बूंदें बनने की वो पूरी रेसिपी, वो पूरा तरीका जानेंगे जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो चलिए इस प्रोसेस के हर एक कदम को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, हमारी आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हवा में मौजूद अदृश्य भाप यानी वाटर वेपर वापस पानी में कैसे बदल जाती है। फिर हम उस एक खास पल, उस टिपिंग पॉइंट को समझेंगे जिसे सैचुरेशन कहते हैं। उसके बाद हम उन छोटे छोटे अदृश्य कणों से मिलेंगे जिनके बिना यकीन मानिए बादल बन ही नहीं सकते। फिर ये जानेंगे कि कब पानी की बूंदें बनती हैं और कब सीधे बर्फ के क्रिस्टल। और आखिर में इन सब चीज़ों को मिलाकर हम देखेंगे कि ज़मीन के पास बादल बनने की पूरी रेसिपी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंडेंसेशन को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे इवापोरेशन का ठीक उल्टा समझ लीजिए। जैसे जब हमें पसीना आता है तो वो हमारी स्किन से गर्मी खींचता है, अब्जॉर्ब करता है और फिर इवापोरेट हो जाता है ना? और हमें ठंडक महसूस होती है। अब कंडेंसेशन वो इसका एकदम ऑपोजिट करता है। जब भाप वापस पानी बनती है तो वो जो एनर्जी उसने सोखी थी ना, उसे वापस हवा में रिलीज कर देती है, छोड़ देती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हवा में एक छोटा सा हीटर चालू हो गया हो जो अपने आसपास की जगह को थोड़ा गर्म कर देता है। अब ये सुनने में शायद बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन जब हम बड़े स्केल पर देखते हैं, तूफानों जैसे मौसम के पैटर्न्स में, तो ये हीट रिलीज होना ये एक बहुत ही जरूरी, एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो हमारी रेसिपी का पहला कदम है भाप का वापस पानी में बदलना। अब ये सब होता कैसे है? ये फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल से नियम से शुरू होता है। जब गर्म नम हवा, मान लीजिए किसी झील के ऊपर की हवा, ऊपर उठती है तो वो फैलती है और ठंडी हो जाती है। और यहीं पर सारा खेल है, क्योंकि ठंडी हवा गर्म हवा के मुकाबले कम वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि हवा एक बाल्टी है, एक अदृश्य बाल्टी। जब हवा गर्म होती है तो ये बाल्टी बहुत बड़ी होती है और इसमें ढेर सारा अदृश्य वाटर वेपर समा सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, ये बाल्टी सिकुड़ने लगती है, छोटी होने लगती है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां बाल्टी इतनी छोटी हो जाती है कि वो और पानी नहीं रख सकती। तो अब क्या होगा? जाहिर है पानी बाहर छलक जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में ये छलकना ही कंडेंसेशन है। मतलब वो पल जब भाप को मजबूर होकर अपनी गैसियस फ्रीडम को छोड़ना पड़ता है और वापस लिक्विड पानी की बूंदों में बदलना पड़ता है।
लेकिन ये जो छलकना है, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। ये कोई बेतरतीब घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सटीक, एक साइंटिफिक थ्रेशोल्ड पर होता है। तो चलिए जानते हैं कि वो प्रिसाइज मोमेंट आखिर है क्या। इस थ्रेशोल्ड को कहते हैं सैचुरेशन। ये वो पॉइंट है जब हवा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर पहुंच जाती है। मतलब हमारी जो एटमॉस्फेरिक बकेट वाली बात थी, वो अब लबालब भर चुकी है। इसमें अब वाटर वेपर के एक और मॉलिक्यूल के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। ठीक है, बाल्टी भर गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि बाल्टी के पूरी तरह भरने के लिए हवा को आखिर कितना ठंडा होना पड़ता है? और इसका जवाब है ड्यू पॉइंट। हवा के हर पार्सल का, हर हिस्से का एक खास तापमान होता है, उसका ड्यू पॉइंट, जिस पर पहुंचते ही वो सैचुरेट हो जाएगी। जैसे ही हवा ठंडी होकर उस मैजिक टेम्परेचर तक पहुंचती है, कंडेंसेशन का शुरू होना तय है। ये फिजिक्स का एक नॉन नेगोशिएबल, एक अटल नियम है। तो ठीक है, अब हमारे पास ठंडी हवा है जो अपनी ड्यू पॉइंट पर है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, है ना? पर नहीं, एक गुप्त इंग्रेडिएंट अभी बाकी है, जिसके बिना कुछ भी नहीं होगा। जरा सोचिए, पानी की भाप को लिक्विड बनने के लिए किसी सतह, किसी सरफेस की जरूरत होती है। जैसे ठंडे ग्लास की सतह पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। लेकिन खुले आसमान में, जहां कोई सतह नहीं है, वहां ये भाप किस चीज पर जमेगी? इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम में छिपा है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है पानी को अपनी तरफ खींचने वाला, और न्यूक्लियाई का मतलब है एक सेंटर पॉइंट या केंद्र। तो ये हवा में तैरते हुए बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक कण हैं जो लिटरली पानी को हवा से खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे इकट्ठा होने के लिए एक सतह देते हैं, एक एंकर देते हैं। तो ये रहस्यमयी पार्टिकल्स हैं क्या? ये हैं धूल, समंदर से उड़े नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स, और यहाँ तक कि आग और पोल्यूशन से निकला हुआ धुआं। है ना ये कमाल की बात? एक तरह का पैराडॉक्स है कि बादलों और बारिश की इतनी साफ, इतनी शुद्ध सुंदरता के लिए हमें हवा में इन छोटी छोटी अशुद्धियों की जरूरत पड़ती है। इनके बिना आसमान ज्यादातर साफ ही रहे। अच्छा, तो हमारी रेसिपी अब लगभग पूरी हो चुकी है। हमारे पास ठंडी, सैचुरेटेड हवा है और हमारे पास न्यूक्लियाई भी हैं। लेकिन अब आता है आखिरी फैसला, एक चॉइस जो प्रकृति को करनी है। क्या हम लिक्विड पानी की बूंदें बनाएंगे या फिर सॉलिड बर्फ के क्रिस्टल? इसका जवाब एक सीधी सी कंपटीशन पे डिपेंड करता है, ड्यू पॉइंट वर्सेस फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। नियम बहुत सीधा है। अगर हवा का ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से ऊपर है, तो जब हवा उस तापमान तक ठंडी होगी तो भाप लिक्विड पानी की बूंदों में बदलेगी। यही है ओस या कोहरा। लेकिन अगर ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे है, तो हवा को सैचुरेट होने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज्यादा ठंडा होना पड़ेगा। और उस हालत में वाटर वेपर लिक्विड स्टेज को पूरी तरह स्किप करके सीधे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाएगा, और इसी को पाला कहते हैं। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, सैचुरेशन अगर 0 डिग्री सी से ऊपर होता है तो हमें लिक्विड पानी मिलता है, और अगर सैचुरेशन 0 डिग्री सी से नीचे होता है तो हमें बर्फ मिलती है। पाला बनने की ये जो प्रक्रिया है, जहां एक गैस सीधे सॉलिड में बदल जाती है, इसका एक खास नाम भी है, सब्लिमेशन। ये प्रकृति की एक छोटी सी पर बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलिए, अब हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और जमीन के करीब बादल बनने की पूरी रेसिपी तैयार करते हैं। तो ये रही हमारी कंडेंसेशन की फाइनल रेसिपी। स्टेप 1, हवा को ठंडा करें, मतलब उसकी बाल्टी को सिकोड़ें। स्टेप 2, उसे उसके ड्यू पॉइंट तक ठंडा करते रहें, जो 100% सैचुरेशन का मैजिक टेम्परेचर है। स्टेप 3, वाटर वेपर को चिपकने के लिए एक न्यूक्लियस दें, चाहे वो धूल हो, नमक हो या धुएं का कण हो। और आखिर में स्टेप 4, तापमान के आधार पर नतीजा चुनें। 0 डिग्री से ऊपर तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स और 0 डिग्री से नीचे तो आइस क्रिस्टल्स। और बस, आपने कंडेंसेशन की पूरी प्रोसेस को समझ लिया। तो हमने बूंदें तो बना ली हैं, लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया जमीन के बिल्कुल पास होती है तो ये हमें किस रूप में दिखाई देती है? ओस की तरह, कोहरे की तरह या धुंध की तरह? इन सब में क्या फर्क है? खैर, इस पर बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। पिछले सेशन में हमने बात की थी ड्यू पॉइंट की। वो मैजिक नंबर है ना, वो अदृश्य रेखा जहां हवा को अपनी छिपी हुई नमी को छोड़ना ही पड़ता है।
पर सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी प्रक्रिया मीलों ऊपर आसमान में नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे पैरों के पास जमीन की सतह पर हो रही हो। तो आज हम ग्राउंड लेवल कंडेंसेशन की इसी फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इस पूरी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद इसी एक लाइन में छुपा है। These are simply clouds that have failed to rise। मतलब ये वो बादल हैं जो जमीन से ऊपर उठ ही नहीं पाए। सोचिए, ये आसमान वाले बादलों के जमीनी भाई बहन जैसे हैं। हम इन्हें सुबह सुबह घास की पत्ती पर ड्यू यानी ओस के रूप में चमकते हुए देखते हैं, खिड़की के शीशे पर फ्रॉस्ट यानी पाले के रूप में, या फिर हमारी सुबह को फॉग और मिस्ट के घने कंबल में लिपटा हुआ पाते हैं। तो चलिए अपनी छानबीन बिल्कुल जमीन से मतलब सतह से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले उन फिनोमेना को देखते हैं जो तब बनते हैं जब नमी वाली हवा किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है। तो होता क्या है, रात होती है, जमीन दिन भर की गर्मी को फटाफट रेडिएट करती है, मतलब बाहर निकाल देती है और तेजी से ठंडी हो जाती है। अब ये ठंडक अपने ठीक ऊपर वाली हवा की परत को भी ठंडा कर देती है। और अगर ये हवा अपने ड्यू पॉइंट तक ठंडी हो गई, और ध्यान देने वाली बात यह है कि तापमान अभी भी फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो बस हवा अपनी एक्स्ट्रा नमी को और होल्ड नहीं कर पाती। वो उसे पानी की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में छोड़ देती है और सुबह सुबह हमें घास पर, पत्तियों पर यही खूबसूरत मोती बिखरे मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं ड्यू। लेकिन अगर रात बहुत ज्यादा ठंडी हो, मतलब तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाए, तब क्या? तब कुछ वाकई कमाल का होता है। हवा में जो पानी की भाप है, वाटर वेपर, वो एक पल में अपना फॉर्म बदल लेता है। वो लिक्विड बनने का स्टेज, पानी बनने का स्टेज पूरी तरह से स्किप कर जाता है और सीधा सॉलिड आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। ये जो खूबसूरत पंख जैसी परत दिखती है ना, यही है फ्रॉस्ट या पाला। और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये जमी हुई ड्यू नहीं है, ये गैस से सीधे सॉलिड में एक जंप है। साइंस में इस प्रोसेस को डेपोजिशन कहते हैं। तो सवाल ये है कि नेचर ये डिसाइड कैसे करती है कि ड्यू बनेगी या फ्रॉस्ट। देखिए, ये स्लाइड इसे एक सिंपल सी लेकिन बड़ी खूबसूरत सी टेम्परेचर बैटल की तरह दिखाती है। सारा खेल बस इस बात का है कि कौन ज्यादा है, हवा का ड्यू पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हवा अपने ड्यू पॉइंट पर तब पहुंचती है जब सरफेस का तापमान 0 डिग्री से ऊपर है, तो नतीजा ड्यू। लेकिन अगर सरफेस का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया और उसके बाद हवा अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंची, तो नतीजा होगा फ्रॉस्ट। कितना सिंपल सा रूल है और इसके रिजल्ट्स कितने शानदार हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सरफेसेस पर क्या होता है, पर सोचिए, क्या हो अगर कंडेंसेशन किसी सरफेस पर ना होकर हवा में ही सस्पेंड हो जाए, मतलब हवा में ही तैरने लगे। क्या हो अगर हवा इतनी नम हो जाए कि वो एक बादल बना दे, आसमान में नहीं बल्कि यहीं हमारे आसपास। और यही बात हमें मौसम की दुनिया के दो सबसे कंफ्यूजिंग मेंबर्स तक ले आती है, फॉग और मिस्ट। हम लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, है ना? पर मीटियोरोलॉजी में इनके बीच का असली फर्क क्या है, ये टेबल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देती है। पहली लाइन देखिए, विजिबिलिटी यानी कितनी दूर तक देख सकते हैं, यही मेन डिफरेंस है। फॉग में विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम होती है, मिस्ट में 1 किलोमीटर से ज्यादा। लेकिन अब जरा हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, मॉइस्चर कंटेंट को देखिए। मिस्ट में असल में फॉग से ज्यादा नमी होती है, मतलब ज्यादा पानी। और ड्रॉपलेट साइज, फॉग की बूंदें बड़ी होती हैं, मिस्ट की छोटी। अब ये तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा कर देता है, नहीं? यही तो पैराडॉक्स है। मिस्ट में मॉइस्चर ज्यादा है, मतलब हवा ज्यादा गीली है, तो फिर उसमें ज्यादा दूर तक साफ साफ कैसे दिखाई देता है? हाउ? और इस सवाल का जवाब इस स्लाइड में छिपा है। देखिए, बात यह नहीं है कि हवा में कितना पानी है, बात यह है कि वो पानी कैसे अरेंज हुआ है। इसे ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए कि आप बड़ी बड़ी बीच बॉल से बनी एक दीवार के पार देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये है फॉग। बड़ी बड़ी बूंदें लाइट के लिए एक मोटा पर्दा बना देती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप छोटे छोटे मार्बल्स जो दूर दूर बिखरे हुए हैं उनके पार देख रहे हैं। ये है मिस्ट। छोटी और ज्यादा बिखरी हुई बूंदें ज्यादा लाइट को पास होने देती हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मिस्ट में हवा वाकई वेटर होती है, मतलब ज्यादा गीली होती है। लेकिन ये ड्रॉपलेट का साइज है जो डिसाइड करता है कि हम कितनी दूर तक देख पाएं। तो अभी तक हमने कंडेंसेशन के खूबसूरत नेचुरल फॉर्म्स को समझा, ड्यू, फ्रॉस्ट। लेकिन अब कहानी एक डार्क टर्न लेने वाली है। अब हम उस पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये नेचुरल प्रोसेस हमारी मॉडर्न दुनिया के पोल्यूशन से टकराता है। हमारे शहरों में
इंडस्ट्रियल एरियाज में हवा में सिर्फ वाटर वेपर नहीं होता, है ना? उसमें हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकला धुआं भी होता है। और जब इस पोल्यूटेड हवा में नेचुरल फॉग बनता है तो एक बिल्कुल नई और बहुत ही खतरनाक चीज जन्म लेती है। जैसा कि ये स्लाइड बिल्कुल सिंपल इक्वेशन में दिखा रही है, स्मोक प्लस फॉग इक्वल्स स्मॉग। और स्मॉग सिर्फ धुंधला आसमान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। फॉग में जो पानी की बूंदें होती हैं ना, वो छोटे छोटे पिंजरों की तरह काम करती हैं। ये धुएं और पोल्यूशन के जहरीले पार्टिकल्स को अपने अंदर फंसा लेती हैं, और ये पोल्यूटेंट्स ऊपर एटमॉस्फेयर में फैलने के बजाय ग्राउंड लेवल पर ही ट्रैप्ड रह जाते हैं, ठीक वहीं जहां हम सब रहते हैं और सांस लेते हैं। स्मॉग असल में हमारे शहरों के ऊपर एक जहरीला कंबल है। तो फ्रॉस्ट के डेलिकेट क्रिस्टल से लेकर स्मॉग के घने खतरनाक ब्लैंकेट तक हमने ग्राउंड लेवल कॉन्डेंसेशन के कई रूप देखे हैं, कुछ बेहद खूबसूरत और कुछ बहुत ही चिंताजनक। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे, जमीन तो बस स्टार्टिंग पॉइंट था। इस पूरे वाटर साइकिल को जारी रखने के लिए इस मॉइस्चर को ऊपर उठना ही होगा। इसे एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचा उठना होगा ताकि वो विशाल स्ट्रक्चर्स बन सकें जो हमारा मौसम डिसाइड करते हैं। तो अब हम जमीन को पीछे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप द स्काई। तो क्या आसमान के इस आर्किटेक्चर को करीब से देखने के लिए सब तैयार हैं? हमारे अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा, जब हम उतरेंगे मॉड्यूल 3.1 क्लाउड फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन की गहराइयों में। वो सेशन मिस करने वाला नहीं होगा। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने जमीन पर अटकी हुई नमी यानी कोहरे को समझा था। तो अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद क्या होता है? तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सोचिए, जब कोहरा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की पकड़ से कामयाब तौर पर निकल जाता है, तब असल में होता क्या है? यही वो सवाल है जो हमारे पिछले विषय को आज के विषय से जोड़ता है और हमें आकाश में एक नए बड़े ही रोमांचक सफर पर ले जाता है। और इसका जवाब है क्लाउड यानी बादल। आप कह सकते हैं कि बादल असल में वो कोहरा है जिसने उड़ना सीख लिया है। देखिए, होता यह है कि जब गर्म नम हवा ऊपर उठती है तो वो ठंडी होने लगती है, और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है जहां तापमान उसके ड्यू पॉइंट तक गिर जाता है, तब ये पानी की नन्ही नन्ही बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाती है, और इन्हीं को हम बादल के रूप में देखते हैं। लेकिन एक मिनट, बादल सिर्फ शांत तैरते हुए रुई के गोलों जैसे नहीं होते। उनके अंदर का माहौल, आप कह सकते हैं, काफी हिंसक और उथल-पुथल वाला होता है। एक प्रक्रिया होती है जिसे कोलिजन कोएलेसेंस कहते हैं। इसमें पानी की ये छोटी छोटी बूंदें आपस में टकराती हैं और मिलकर बड़ी होती जाती हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वो इतनी भारी ना हो जाए कि हवा में और टिक ना सके, और फिर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या बर्फ के रूप में नीचे गिर जाती हैं। अच्छा, जैसे हम तापमान को आइसोथर्म्स का इस्तेमाल करके मैप करते हैं, वैसे ही मौसम विज्ञानी आसमान में बादलों के फैलाव को भी मैप करते हैं। इससे हमें मौसम के पैटर्न को समझने और भविष्यवाणियां करने में काफी मदद मिलती है, और इसके लिए वे खास तरह की रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन रेखाओं को आइसोनेफ कहा जाता है। एक आइसोनेफ मौसम के नक्शे पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो उन सभी जगहों को जोड़ती है जहां बादलों की मात्रा एक जैसी होती है। ये मौसम विज्ञानियों के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है। तो अब सवाल ये है कि हम इन अनगिनत बादलों को आखिर व्यवस्थित कैसे करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि मौसम विज्ञानी दो बहुत ही आसान मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है एल्टीट्यूड यानी बादल कितनी ऊंचाई पर है, और दूसरा है शेप मतलब कि बादल दिखता कैसा है। बस इन्हीं दो आधारों पर बादलों के 10 मुख्य प्रकारों को बांटा गया है। इसे और आसानी से समझने के लिए चलिए हम सब मिलकर आसमान की एक आरोही यात्रा पर चलते हैं। हम वायुमंडल की इन 4 अलग अलग मंजिलों से होकर गुजरेंगे और हर मंजिल पर रहने वाले बादलों के परिवारों से मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सबसे ऊंची मंजिल, जो जमीन से 8 से 12 किलोमीटर ऊपर है। ये शोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर का सबसे ठंडा बर्फीला किनारा है। यहाँ हम मिलते हैं सिरिस परिवार से। ये शब्द पंख जैसे दिखने वाले बादलों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बादल जैसे कि सिरिस, सिरोक्यूमुलस और सिरोस्ट्रैटिस पूरी तरह से बर्फ के कणों से बने होते हैं। इसी वजह से ये बहुत पतले और रेशमी दिखते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये बारिश नहीं करते।
असल में इतनी ऊंचाई पर बर्फ के रूप में होने के कारण इनमें इतनी नमी ही नहीं होती कि वो नीचे तक बारिश कर सके। इसीलिए सिरस बादल हमेशा साफ मौसम का संकेत होते हैं। चलिए अब थोड़ा नीचे दूसरी मंजिल पर चलते हैं। ये आकाश का बीच का हिस्सा है जो जमीन से लगभग 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ एल्टो परिवार का राज है, जिसका मतलब होता है मध्यम। इस परिवार में एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्ट्रेटस जैसे बादल शामिल हैं, लेकिन इसका सबसे जाना पहचाना सदस्य है क्यूमुलस बादल। जी हाँ, ये वही क्लासिक फूले हुए बादल हैं जिन्हें हम अक्सर साफ दिनों में आसमान में देखते हैं। उनका आकार ऊन या फिर फूल गोभी जैसा होता है और उनका निचला हिस्सा एकदम सपाट होता है। ये भी आमतौर पर अच्छे मौसम के ही संकेत होते हैं। अब हम अपनी यात्रा के सबसे निचले स्तर पर उतरते हैं, जो 4 किलोमीटर से भी कम की ऊंचाई पर है। ये वो जगह है जहां बादल जमीन के बहुत करीब मंडराते हैं। यहाँ स्ट्रैटस परिवार रहता है। ये शब्द परतों यानी लेयर्स के लिए है। स्ट्रैटस और स्ट्रैटोक्यूमुलस जैसे बादल एक जैसी भूरे रंग की चादर की तरह पूरे आसमान में फैल जाते हैं, मानो कोई छत हो या कंबल। यही वो बादल हैं जो एक उदास मेघाच्छादित यानी ओवरकास्ट दिन बनाते हैं। अब तक हमने जिन परिवारों की बात की वे ज्यादातर बारिश नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो सब कुछ बदल देता है। ये शब्द बारिश लाने वालों की पहचान है, और वो शब्द है निम्बस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस भी बादल के नाम में निम्बस जुड़ा हो, समझ लीजिए कि बारिश आने वाली है। ये बादल घने, गहरे भूरे रंग के और पानी से लबालब भरे होते हैं। तो अब हम आते हैं चौथी और आखिरी श्रेणी पर। ये वो बादल हैं जो किसी नियम का पालन नहीं करते। ये किसी एक मंजिल पर नहीं रहते, बल्कि ये जमीन के पास से शुरू होकर वायुमंडल की सभी परतों को चीरते हुए आसमान की छत तक पहुंच जाते हैं। ये आकाश के असली दैत्य हैं। और इन दैत्यों में एक राजा भी है, एक ऐसा बादल जो अपनी शक्ति और विशाल आकार के लिए जाना जाता है। उसे बादलों का राजा कहा जाता है, और उसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस। ये बादल लंबवत रूप से बहुत बहुत ऊंचे होते हैं। उनकी एक खास पहचान है उनका चपटा निहाई जैसा ऊपरी हिस्सा, जिसे एन्वेल टॉप कहते हैं। ये तब बनता है जब बादल का ऊपर की ओर विकास वायुमंडल की ऊपरी सीमा यानी ट्रोपोपॉज से टकराकर फैल जाता है। लेकिन ये खूबसूरती खतरनाक है। क्यूमुलोनिम्बस बादल ही सबसे ज्यादा खराब मौसम पैदा करते हैं, जिसमें भारी तूफान और चक्रवात भी शामिल हैं। तो हमारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। हमने आकाश के सबसे ऊंचे, पंख जैसे और हानि रहित सिरस बादलों से शुरुआत की और शक्तिशाली तूफान लाने वाले क्यूमुलोनिम्बस तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे ऊंचाई और आकार के आधार पर बादलों को बांटा जाता है। आमतौर पर हमें प्रकृति के फैसले का इंतजार करना पड़ता है कि ये बादल अपना पानी कब बरसाएंगे, लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें अपनी मर्जी से बारिश करने पर मजबूर कर सकें? और यही सवाल हमें हमारे अगले विश्लेषण की ओर ले जाता है। अगली बार हम देखेंगे कि इंसान कैसे जल चक्र यानी वाटर साइकिल को हैक कर रहा है। हम कृत्रिम मौसम संशोधन और क्लाउड सीडिंग की आकर्षक और विवादास्पद दुनिया की खोज करेंगे, तो जरूर जुड़िएगा। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमारी बात जहां खत्म हुई थी, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। हमने देखा था कि कैसे कुछ बादल पानी से लबालब भरे होने के बावजूद भी बरस नहीं पाते, और इसके पीछे की वजह थी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की कमी, मतलब उन कणों की कमी जिनसे पानी की बूंदें चिपककर बन सकें। अब यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर कुदरत पानी की भाप को जमने के लिए और बूंद बनने के लिए जरूरी एंकर्स या आधार नहीं दे पा रही है, तो क्या हम इंसान ये काम खुद कर सकते हैं? क्या हम ये आधार बादलों को दे सकते हैं? और हाँ, बिल्कुल, इसी सवाल के जवाब में एक पूरी की पूरी तकनीक विकसित हुई है, जिसे हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। आप इसे एक तरह से वाटर साइकिल यानी हमारे जल चक्र को हैक करना भी समझ सकते हैं। तो आखिर ये क्लाउड सीडिंग है क्या? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मौसम को अपने हिसाब से थोड़ा बदलने की एक तकनीक, जिसमें बादलों के अंदर कुछ खास पदार्थ छोड़े जाते हैं ताकि उनसे होने वाली बारिश या बर्फबारी की मात्रा को बढ़ाया जा सके। ये सीधे सीधे कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया में एक सोचा समझा हस्तक्षेप है। इस पूरी प्रक्रिया का जो मूल सिद्धांत है ना, वो है आर्टिफिशियल न्यूक्लिया बनाना, यानी कृत्रिम नाभिक।
इसका मतलब सीधा सा है, हम उन बादलों में जो नमी से तो भरे हैं पर बरस नहीं पा रहे, उनमें पानी की भाप को जमने के लिए एक नकली या कृत्रिम आधार दे देते हैं। तो ये कृत्रिम आधार या सीडिंग एजेंट्स होते क्या हैं? देखिए, मुख्य तौर पर 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। पहला है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा है ड्राई आइस, जो कि असल में और कुछ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, और तीसरा है नमक यानी सॉल्ट्स के बहुत छोटे छोटे कण। ये तीनों ही चीजें पानी की भाप को अपनी तरफ खींचकर उसे जमने के लिए एक सतह देती हैं। इन सब में से सिल्वर आयोडाइड को सबसे ज्यादा असरदार और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एजेंट माना जाता है, और इसकी एक बहुत ही खास वजह है जो इसकी बनावट में छिपी है। इसकी जो क्रिस्टल संरचना है वो प्राकृतिक बर्फ के क्रिस्टल से हूबहू मिलती जुलती है, और इसी वजह से ये पानी की भाप के लिए एक परफेक्ट टेम्पलेट बन जाता है जिस पर भाप बड़ी आसानी से जमकर बर्फ के क्रिस्टल में बदल सकती है। अच्छा, चलिए अब इस प्रक्रिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आखिर इन एजेंट्स को बादलों में डालने भर से बारिश होने कैसे लगती है? आइए इस पूरी चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला अभिक्रिया को एक एक करके समझते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक छोटे से कण से बारिश की बूंद बनने तक का एक अद्भुत सफर है। पहला कदम है डिस्पर्जल, यानी इन पदार्थों का फैलाव। हवाई जहाज या फिर जमीन पर लगी खास तोपों से इन एजेंट्स को सुपर कूल्ड बादलों में फैलाया जाता है। अब ये सुपर कूल्ड बादल बड़े ही अनोखे होते हैं। इनका तापमान 0 डिग्री से भी नीचे होता है, फिर भी इनके अंदर का पानी तरल ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसे जमने के लिए कोई न्यूक्लियस नहीं मिलता, और जैसे ही सिल्वर आयोडाइड के कण वहां पहुंचते हैं, वो इसी न्यूक्लियस की कमी को पूरा कर देते हैं। फिर क्या? पानी की भाप तेजी से उन पर जमना शुरू कर देती है और बर्फ के नन्हे नन्हे क्रिस्टल बनने लगते हैं। और बस यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये नए क्रिस्टल दूसरी पानी की बूंदों से टकराते हैं, उन्हें भी जमा देते हैं, और देखते ही देखते ये क्रिस्टल बड़े और भारी होते चले जाते हैं। आखिर में जब ये क्रिस्टल इतने भारी हो जाते हैं कि बादल उन्हें और नहीं संभाल पाता, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगते हैं, और नीचे आते आते जैसे ही वो गर्म हवा के संपर्क में आते हैं, वो पिघलकर बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये तकनीक काम कैसे करती है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आखिर हमें मौसम के साथ इस तरह का हस्तक्षेप करने की जरूरत ही क्यों है? हम एक बादल को जबरदस्ती बरसने पर मजबूर क्यों करना चाहते हैं? इसका सबसे सीधा और सबसे महत्वपूर्ण जवाब है पानी की कमी और सूखे जैसी गंभीर समस्याओं से निपटना। जरा सोचिए, एक नमी से भरा हुआ बादल किसी सूखे खेत या खाली पड़े तालाब के ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन बरस नहीं रहा। क्लाउड सीडिंग हमें ये ताकत देती है कि हम उस बादल को ठीक उसी जगह पर अपना पानी गिराने के लिए मजबूर कर सकें जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक लाइन इस पूरी तकनीक के मकसद को बहुत अच्छे से बयां करती है। जैसा कि हमारे स्रोत में कहा गया है, लक्ष्य है बादलों को अपना पानी गिराने पर मजबूर करना, बजाय इसके कि उन्हें यूं ही आगे बह जाने दिया जाए। मतलब पानी के उस कीमती खजाने को बेकार जाने देने से बेहतर है कि उसे सही जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अब तक की हमारी इस चर्चा में हमने ये जान लिया है कि कैसे पानी को कृत्रिम तरीकों से बादलों से नीचे गिराया जा सकता है। यानी हमने पानी के गिरने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन इसका सफर यहां खत्म नहीं हुआ है। अब एक आखिरी और बहुत ही रोचक सवाल। जब पानी आसमान से नीचे गिर रहा होता है, तो जमीन से टकराने से ठीक पहले वो असल में किस रूप में होता है? इसका जवाब बारिश, बर्फ, ओले और पाले के बीच के फर्क को समझने में छिपा है, और इसी रहस्य की पड़ताल हम करेंगे अपने अगले विश्लेषण में। तो मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। पिछली बार हमने ये समझा था कि बादल आखिर बनते कैसे हैं। तो बादल तो बन गए, लेकिन उसके बाद क्या? आज हम पानी की उस बूंद के सफर को करीब से देखेंगे जब वो आसमान से जमीन की तरफ अपनी यात्रा शुरू करती है, और जानेंगे कि ये यात्रा कितने अलग अलग रूप ले सकती है। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों छोटी छोटी पानी की बूंदें एक बादल में तैर रही हैं। अब जैसे जैसे ये बूंदें आपस में जुड़ती हैं, ये भारी होती जाती हैं, और एक पॉइंट आता है जब हवा इन्हें और संभाल नहीं पाती। बस तभी नेचर का एक फंडामेंटल फोर्स यानी ग्रेविटी अपना काम शुरू कर देता है। वो इन बूंदों को नीचे खींचता है, और यहीं से शुरू होता है जमीन तक का इनका सफर।
तो ये है हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम एक एक करके इन पड़ावों से गुजरेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे पानी की एक ही बूंद सिर्फ तापमान में थोड़ा सा फेरबदल होने से 4 बिल्कुल अलग-अलग रूप ले लेती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मूल सिद्धांत को समझते हैं जो आसमान से गिरने वाली हर चीज को कंट्रोल करता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक साइंटिफिक टर्म है, प्रेसिपिटेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है आसमान से गिरने वाला पानी, चाहे वो लिक्विड हो या जमा हुआ। पर यहां सबसे कमाल की बात क्या है पता है? पानी का आखिर रूप क्या होगा, बारिश, बर्फ या कुछ और? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज तय करती है, बादल से जमीन तक के रास्ते में हवा का तापमान कैसा है। ये तापमान ही समझ लीजिए इस पूरे खेल का डायरेक्टर है। चलिए अब पानी की बूंद के 2 सबसे सीधे और सरल रास्तों को समझते हैं जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं। देखिए, सबसे आसान सफर है बारिश का। अगर बादल से लेकर जमीन तक का पूरा रास्ता गर्म है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो बूंदें पानी ही रहती हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा रास्ता जमा देने वाली ठंड से भरा हो तो एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस होता है। पानी की भाप लिक्विड बने बिना सीधे बर्फ के खूबसूरत क्रिस्टल्स में बदल जाती है। साइंस में इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और यही क्रिस्टल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो नरम हल्के स्नोफ्लेक्स बनकर जमीन पर गिरते हैं। अच्छा, अभी तक तो सब सीधा साधा था, लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि पानी की बूंद का सफर कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ड्रामेटिक भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्लीट की, जो मौसम का एक बहुत ही अजीब रूप है। इसकी कहानी एक टेम्परेचर सैंडविच जैसी है। सोचिए, सबसे ऊपर ठंडी हवा की परत में यह बर्फ बनकर गिरना शुरू होता है। फिर बीच में एक गर्म हवा की परत आती है जिसमें यह पिघलकर बारिश की बूंद बन जाता है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जमीन के ठीक ऊपर उसे बर्फीली ठंडी हवा की एक और परत मिलती है जहां यह दोबारा जम जाता है और जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले बर्फ की छोटी कठोर गोलियों में बदल जाता है। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन के सबसे खतरनाक रूप पर। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, बारिश, बर्फ और स्लीट ये सब आसमान से नीचे आते हुए अपना रूप बदलते हैं। लेकिन ओले गिरते नहीं हैं, वो तो बनाए जाते हैं एक तूफानी बादल के अंदर एक बहुत ही हिंसक प्रक्रिया में। हेल यानी ओले ये बनते हैं बहुत बड़े और खतरनाक बादलों के अंदर, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। इन बादलों के अंदर हवा का एक बवंडर चल रहा होता है। ये तेज हवाएं एक छोटे से बर्फ के दाने को बार बार ऊपर फेंकती हैं और फिर वो नीचे गिरता है। हर एक चक्कर में उस पर बर्फ की एक नई परत जम जाती है, ठीक वैसे ही जैसे प्याज में परतें होती हैं। अगर कभी आप एक ओले को काट कर देखें तो आपको ये कंसेंट्रिक रिंग्स दिखेंगी। ये रिंग्स उस ओले के तूफानी सफ़र का सबूत है। जितनी ज़्यादा परतें उतना ही खतरनाक तूफान। और आखिरकार जब वो इतना भारी हो जाता है कि हवा उसे और उठा नहीं पाती, तब वो ज़मीन पर आ गिरता है। तो अब जब हमने हर एक रास्ते को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन सभी को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को और साफ करते हैं। इस टेबल को देखकर एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। इन चारों का सोर्स एक ही है, पानी। फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है, टेम्परेचर का प्रोफाइल। बारिश के लिए गर्म रास्ता, बर्फ के लिए शुरू से अंत तक ठंडा, स्लीट के लिए वो ठंडा गरम ठंडा वाला सैंडविच, और ओलो के लिए बादल के अंदर का वो तूफानी माहौल। तो अगली बार जब स्लीट गिरे तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर हवा की वो अदृश्य सैंडविच परतें मौजूद हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अब हम ये जान गए हैं कि आसमान से क्या गिरता है, लेकिन ये जानकारी हमें एक और भी बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। हम ये तो समझ गए कि पानी किन किन रूपों में गिरता है, लेकिन असली पहेली तो अब शुरू होती है। ये पानी कुछ खास जगहों पर ही क्यों गिरता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ एक शहर बाढ़ में डूब रहा होता है और वहीं से कुछ किलोमीटर दूर दूसरा इलाका सूखे से परेशान है? यही सवाल हमें हमारी अगली खोज की ओर ले जाएगा। इस क्यों का जवाब छिपा है बारिश को शुरू करने वाले 3 मुख्य ट्रिगर्स में। अगली बार हम इन्हीं 3 मैकेनिज्म्स को विस्तार से समझेंगे, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और फ्रंटल रेनफॉल। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए मिलते हैं अगली बार। वेलकम बैक। हमारे पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि आसमान से क्या गिरता है, रेन, स्नो, हेल, ये सब। लेकिन अब हम इससे भी बड़े सवाल पर आ रहे हैं कि ये सब कुछ आसमान से नीचे आता ही क्यों है? बारिश होने के लिए हवा का ऊपर उठना क्यों जरूरी है?
देखिए, सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, पर इसके जवाब ही मौसम की हर पहेली को सुलझाने की चाबी है। तो आज हम इसी एक सवाल के पीछे के विज्ञान को परत दर परत खोलेंगे। तो क्या वाला हिस्सा तो हम समझ चुके हैं, बारिश, बर्फ, ओले। अब बारी है क्यों की। और देखिए, इसके पीछे की फिजिक्स बहुत ही सीधी है। सब कुछ हवा के ऊपर उठने से शुरू होता है। जैसे ही हवा ऊपर उठती है वो फैलती है। जब वो फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है, और जब वो काफी ठंडी हो जाती है तो उसके अंदर की नमी यानी मॉइस्चर कंडेंस होकर पहले बादल बनाती है और फिर बारिश बनकर वापस जमीन पर आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश तो कई तरह की होती है, तो उन सब में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ उस मैकेनिज्म का है जो हवा को ऊपर उठने पर मजबूर करता है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें 3 वायुमंडलीय लिफ्ट यानी एटमॉस्फेरिक एलिवेटर्स की तरह देखना। 3 अलग अलग लिफ्ट्स जो हवा को ऊपर तो ले जाती हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, बारिश। चलिए, तो फिर हमारी पहली लिफ्ट में चलते हैं। इसका नाम है द हीट इंजन, और साइंस की भाषा में इसे कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। आप इसे एक ऐसी मशीन की तरह समझ सकते हैं जो सीधे सूरज की गर्मी को बारिश में बदल देती है। तो इस लिफ्ट को चालू करने वाला बटन, इसका ट्रिगर है इंटेंस सोलर हीटिंग, यानी सूरज की बहुत तेज गर्मी। पर यह एक मजेदार बात है, सूरज सीधे हवा को गर्म नहीं करता। नहीं, सूरज पहले जमीन को गर्म करता है और फिर वो गर्म जमीन अपने ठीक ऊपर वाली हवा को गर्म करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गर्म तवा अपने ऊपर रखी किसी चीज को गर्म करता है। और फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्टेप 1, जमीन हवा को गर्म करती है। स्टेप 2, ये गर्म हवा हल्की हो जाती है, मतलब लेस डेंस, और बहुत तेजी से ऊपर उठना शुरू कर देती है। इसी ऊपर उठने की प्रक्रिया को हम कन्वेक्शन कहते हैं। स्टेप 3, जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती है, ये फैलती है, ठंडी होती है और इसके अंदर का वाटर वेपर कंडेंस होने लगता है। और स्टेप 4, ये बड़े बड़े रुई जैसे क्यूमुलस या फिर और भी विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल बनाती है, वही तूफानी बादल, और फिर इनसे जोरदार बारिश होती है। ये अक्सर इक्वेटोरियल रीजन्स में या फिर गर्मियों की बहुत गर्म दोपहर में होता है। अब चलते हैं हमारी दूसरी लिफ्ट की तरफ, जो पूरी तरह से ज्योग्राफी पर, मतलब भूगोल पर निर्भर है। इसे कहते हैं द माउंटेन बैरियर या ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ जो शब्द है ओरोस, वो ग्रीक भाषा से आया है और उसका मतलब होता है पहाड़। इस लिफ्ट का ट्रिगर गर्मी नहीं है, इसका ट्रिगर है एक फिजिकल बैरियर, एक भौतिक रुकावट। सोचिए, नमी से लबालब हवा बह रही है और अचानक उसके रास्ते में एक विशाल पहाड़ आ जाता है। अब उस हवा के पास ऊपर उठने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता। तो देखिए होता क्या है। स्टेप 1, नमी वाली हवा पहाड़ के पास पहुंचती है। स्टेप 2, पहाड़ एक ढलान, एक रैंप की तरह काम करता है जो हवा को ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर देता है। स्टेप 3, हवा जैसे जैसे इस रैंप पर ऊपर चढ़ती है वो ठंडी होती है और कंडेंस होने लगती है। और फाइनली स्टेप 4, वो अपनी ज्यादातर नमी पहाड़ के उसी तरफ बारिश के रूप में गिरा देती है। एक तरह से पहाड़ हवा में से सारी नमी निचोड़ लेता है। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी लिफ्ट पर। ये तब चलती है जब वायुमंडल में एक टकराव होता है। इसे कहते हैं द एयर कोलिजन, या साइंस में फ्रंटल रेनफॉल। इसे साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहा जाता है। इसका ट्रिगर है 2 अलग अलग तरह की हवाओं यानी एयर मासेस का मिलना। ये तब होता है जब एक गर्म और नमी वाली हवा का बहुत बड़ा समूह एक ठंडे और सूखे हवा के समूह से टकराता है। ये समझिए कि आसमान में 2 अलग अलग आर्मीज की टक्कर हो रही है। अब इस टकराव के नतीजे को समझने के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम याद रखना है। गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और ठंडी हवा हमेशा भारी यानी डेंस होती है। बस इतना ही, ठंडी हवा भारी, गर्म हवा हल्की। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो एक वेज इफेक्ट देखने को मिलता है। स्टेप 1, गर्म और ठंडी हवा की मासेस टकराती हैं। स्टेप 2, जो भारी वाली ठंडी हवा है वो एक पच्चर, एक वेज की तरह काम करती है और हल्की गर्म हवा के नीचे घुस जाती है। स्टेप 3, ऐसा करके वो गर्म हवा को जबरदस्ती और तेजी से ऊपर की तरफ धकेल देती है। और स्टेप 4, कहानी वही है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती है, कंडेंस होती है और बारिश हो जाती है। इस तरह की बारिश अक्सर बहुत बड़े इलाकों में और काफी देर तक होती है। जो टेम्परेट जोन्स हैं वहां मौसम का यही मुख्य कारण है। तो मुद्दा यह है कि हवा के ऊपर जाने के 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं।
3 अलग-अलग ट्रिगर हो सकते हैं, गर्मी हो, पहाड़ हो या हवाओं का टकराव हो। लेकिन नीचे आने का रास्ता एक ही है। अंत में नतीजा हमेशा वही होता है, हवा ऊपर उठती है और बारिश होती है। तो चलिए इन तीनों एटमॉस्फेरिक एलिवेटर्स को एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। पहली, कन्वेक्शनल। इसका ट्रिगर है इंटेंस सोलर हीट और मेटाफॉर है द हीट इंजन। दूसरी, ऑरोग्राफिक। इसका ट्रिगर है माउंटेन बैरियर और मेटाफॉर है द माउंटेन रैंप। और तीसरी, फ्रंटल साइक्लोनिक। इसका ट्रिगर है एयर मास कोलिजन और मेटाफॉर है द कोल्ड एयर वेज। 3 अलग लिफ्ट पर मंजिल एक। लेकिन अब एक आखिरी सवाल। इन तीनों लिफ्ट में से एक लिफ्ट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ही पहाड़ की एक तरफ तो घना जंगल बना सकती है और दूसरी तरफ रेगिस्तान। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब हमारी दूसरी लिफ्ट, ओरोग्राफिक रेनफॉल में ही छिपा है। और यही हमारे अगले विश्लेषण का टॉपिक होगा, जहां हम विंडवर्ड और लीवर्ड साइड्स के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। वेलकम बैक। पिछले विश्लेषण में हमने ऑरोग्राफिक रेनफॉल यानी पहाड़ों से होने वाली बारिश को समझा था। पर सवाल ये है कि पहाड़ के एक तरफ तो इतनी बारिश होती है, तो फिर दूसरी तरफ का मौसम इतना अलग, इतना सूखा क्यों होता है? तो आज हम इसी दिलचस्प फिनोमेनन के पीछे का साइंस जानेंगे, जिसे द रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने ये सीखा था कि पहाड़ एक तरह से हवा के लिए एक बैरियर या दीवार की तरह काम करते हैं। जब नमी से भरी हवा इनसे टकराती हैं, तो उसे ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इसी वजह से बारिश होती है। और इस पूरे प्रोसेस का एक खास नाम है ओरोग्राफिक लिफ्ट। इसी की वजह से पहाड़ों की एक ढलान पर हमें घने जंगल, हरियाली और एक थ्राइविंग इकोसिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये हवा जब पहाड़ की चोटी को पार करके दूसरी तरफ जाती है, तब उसके साथ क्या होता है? और यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से तक ले जाता है। ये एक हैरान करने वाली तस्वीर बनाता है। समझिए, एक ही पहाड़ है, लेकिन उसके 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ हरे भरे, जिंदगी से भरपूर वर्षावन और दूसरी तरफ सूखा, लगभग रेगिस्तान जैसा इलाका। एक ही पहाड़ पर दुनियाएं 2। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? इसका जवाब पहाड़ के इन्हीं 2 चेहरों या यूं कहें कि 2 साइड्स में छिपा है। चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, इस ग्रेट डिवाइड को समझने के लिए हमें 2 टर्म्स को जानना होगा। पहला है विंडवर्ड साइड, यानी पहाड़ की वो ढलान जिसका सामना सीधे नमी वाली हवा से होता है, और दूसरा है लीवर्ड साइड, जो हवा की पहुंच से दूर दूसरी तरफ होती है। पहले विंडवर्ड साइड की बात करते हैं। तो बारिश बनने की पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे ही नमी से लदी हुई हवा आगे बढ़ती है, पहाड़ उसके रास्ते में एक बड़े रैंप की तरह आ जाता है और उसे ऊपर की ओर धकेल देता है। अब यहाँ पर साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिससे हवा फैलती है और ठंडी होने लगती है। इसी प्रोसेस को एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। और हम जानते हैं कि ठंडी हवा ज्यादा नमी होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए हवा में मौजूद सारा मॉइस्चर कंडेंस होकर बादल बनाता है और फिर भारी बारिश के रूप में वहीं बरस जाता है। इस ऊपर चढ़ती हुई हवा को एनाबैटिक विंड भी कहा जाता है। तो चलिए अब पहाड़ की चोटी पार करके दूसरी तरफ उतरते हैं, यानी लीवर्ड साइड पर। ये वो इलाका है जो हवा की सीधी मार से बचा हुआ है, शेल्टर्ड है और बारिश से भी। अब देखिए, यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो हवा नीचे उतर रही है, वो अपनी सारी नमी पहले ही विंडवर्ड साइड पर खो चुकी है, यानी ये अब सूखी हवा है। नीचे उतरते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, हवा कंप्रेस होती है और तेजी से गर्म होने लगती है। गर्म हवा की नमी सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो अब ये हवा बारिश करने के बजाय जमीन और पेड़ पौधों से बची खुची नमी को भी सोखना शुरू कर देती है। नतीजा, सूखे हालात। इस नीचे उतरती हुई हवा को कैटाबैटिक विंड कहते हैं। और लीवर्ड साइड के इसी सूखे इलाके को एक खास वैज्ञानिक नाम दिया गया है, रेन शैडो रीजन या वृष्टि छाया क्षेत्र। ये वो जगह है जो सचमुच पहाड़ की परछाई में आ जाती है, जहां बारिश की बूंदें नहीं पहुंच पाती। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका एक जीता जागता टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत के वेस्टर्न घाट्स में ही देखने को मिलता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए।
कैसे वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पर मौजूद शहर जैसे मुंबई और मैंगलोर मानसून में भारी बारिश देखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ लीवर्ड साइड पर मौजूद विदर्भ और बैंगलोर जैसे इलाके रेन शैडो में आ जाते हैं और वहां काफी कम बारिश होती है। ये दिखाता है कि इसका सीधा असर वहां की खेती, इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। अच्छा, अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इस पूरे फिनोमेना को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखते हैं कि ये हमारे प्लैनेट के विशाल वाटर साइकिल यानी जल चक्र का कितना अहम हिस्सा है। ये पूरी प्रक्रिया समुद्र के खारे पानी के भाप बनने से लेकर नमी के ट्रांसपोर्ट होने, फिर पहाड़ों पर मीठे पानी की बारिश के रूप में बरसने तक एक शानदार जर्नी है। ये दिखाता है कि प्रकृति कैसे जमीन पर जीवन को बनाए रखने के लिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। द सोर्स, द कार्गो, द ट्रांसपोर्ट एंड फाइनली द रिलीज। ये प्रकृति का एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा अस्तित्व इस विशाल अदृश्य एटमॉस्फेरिक इंजन पर टिका है। ये सिर्फ वो पानी नहीं है जो हमें नदियों या समंदर में दिखता है, बल्कि ये उस अदृश्य साइकिल के बारे में है जो इस पानी को चलाता है और जिंदगी को संभव बनाता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम और गंभीर सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर ये अदृश्य साइकिल जमीन पर हर तरह के जीवन का आधार है, तो तब क्या होता है जब हम इंसान अपनी गतिविधियों से इस नाजुक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में तलाशेंगे।